हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित मिड्डा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा पटवारी की वैकेंसीज को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस पटवारी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सिविल स्टाफ हिमाचल अपना योगदान देते हुए आपके लिए YouTube चैनल के ऊपर फ्री क्लासेस लेके आ रहा है। तो आज हमारा क्लास 5 है पटवारी एग्जाम को लेकर, और आज की क्लास के अंदर हम जनरल स्टडीज यानी कि शॉर्ट में हम बात करते हैं जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहे। इसके अलावा सिविल स्टाफ हिमाचल के जो बैचेस हैं पटवारी एग्जाम को लेकर, यानी कि जो कोर्स बैचेस हैं, जो क्लासेस हैं, उनके लिए जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप अपनी एडमिशन करवा सकते हैं। बैच हमारा जो है वो अभी 13 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, आप उसमें एडमिशन करा सकते हैं। अगला बैच जो है वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट किया जाएगा। चलिए, अब हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम में आज हमारा क्लास नंबर 5 और जिसमें हम बात कर रहे हैं जनरल स्टडीज की। तो इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न यहां पर यह कहता है कि इनमें से किस व्यक्ति ने यहां पर भारत के अंदर रेलवे और टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया था, उसकी शुरुआत करी थी। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ को किसने आरंभ किया था? तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कनिंग एंड लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है। अब हमारा जो एग्जाम होता है ना वो भी कुछ इस तरह से ही आता है। अब एग्जाम में देखिए पहले जो ट्रेंड था वो बाइलिंगुअल का था, बीच में चेंज हुआ था, अब फिर से बाइलिंगुअल को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रश्न पत्र जो है वो अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा दोनों में आ सकता है या फिर सिर्फ हिंदी भाषा में आ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बाइलिंगुअल क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप दोनों भाषाओं वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको पढ़ सके। चलिए, तो पहला प्रश्न ये था कि इनमें से किस व्यक्ति ने भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत करी है। अब देखिए भारत के अंदर जो रेलवे है, आप में से सबने सुना होगा कि भारत के अंदर जो पहली रेल चली थी, इंडिया के अंदर जो पहली ट्रेन चली थी वो 1853 में चली थी। ठीक है, 1853 में चली थी भारत के अंदर पहली ट्रेन। और ये जो पहली ट्रेन थी ये बॉम्बे से लेकर थाने तक चलाई गई थी। ठीक है, ये बॉम्बे से लेकर थाने तक इसको चलाया गया था। और किस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत करी? अब देखिए, जो व्यक्ति, अब जिस वक्त रेल चलाई जाती है, जो व्यक्ति इस टाइम पे भारत का एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल के तौर पे कार्य कर रहा था, तो उसी का योगदान होगा। उसी ने यहां पर बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया, उसी ने बेसिकली इसका आरंभ किया। और उसी दौरान 1854 के टाइम पे ही यहां पर टेलीग्राफ की शुरुआत होती है। तो यहां पर ये थे वो व्यक्ति, अगर आप चित्र से पहचान सकते हैं तो इनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी जो है, इन्होंने यहां पर भारत के अंदर टेलीग्राफ सिस्टम और रेलवे सिस्टम की शुरुआत यहां पर करी थी। और यहां पर हम बात करना चाहे, ये 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। भारत के गवर्नर जनरल रहे। ये वो दौर था जिस वक्त भारत पे अंग्रेजी सरकार की हुकूमत थी और अंग्रेजी सरकार के एक नुमाइंदे लॉर्ड डलहौजी यहां पर उस वक्त राज कर रहे थे, जिन्होंने भारत के अंदर रेलवे की और टेलीग्राफ की जो सिस्टम है उसकी शुरुआत यहां पर करी। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। तो 1852 में डलहौजी ने यहां पर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम चलाया था और उसके साथ साथ पहला टेलीग्राफ लाइन जो था वो कलकत्ता से आगरा तक 1854 में आरंभ किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया भी कि 1854 में यहां पर टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी और लॉर्ड डलहौजी ने ही यहां पर रेलवे सिस्टम की शुरुआत इंडिया में पहली बार करी थी। 1853 में बॉम्बे से लेकर थाने तक पहली ट्रेन जो थी वो चलाई गई थी। अब देखिए डलहौजी के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि जो सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सवाल डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएगा, बट इससे मिलते जुलते सवाल आ सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है सवाल डायरेक्टली ये भी आ जाए, बट इससे मिलता जुलता भी अगर आता है तो आप उसको भी पेपर में अटेम्प्ट कर पाए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। लॉर्ड डलहौजी ने एक और चीज की शुरुआत यहां पर करी थी। वो क्या थी? वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ये एक्चुअल में था क्या? तो ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले मेरे छात्र हैं वो भी ध्यान में रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये एक्चुअल में होता क्या था? अब देखिए उस वक्त क्या होता था
जितने भी राजे महाराजे होते थे, ठीक है, देखिए अंग्रेजी हुकूमत थी भारत में, बट राजे महाराजे भी थे। अब राजे महाराजे क्या करते थे, अंग्रेजी सरकार के साथ संधि कर लेते थे, और जो राजा महाराजा अंग्रेजी सरकार के साथ संधि कर लेता था उसकी सहायता करती थी अंग्रेजी सरकार। तो ऐसा चलता था वहां पे। अब होता क्या था, अगर किसी राजा का उत्तराधिकारी ना हो, यानी कि उसका कोई पुत्र ना हो, तो वो राज्य सीधा ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाता था, अंग्रेजी सरकार के अधीन आ जाता था। और अंग्रेजी सरकार क्या कहती थी कि अगर उस राजा ने किसी पुत्र को गोद लिया, अगर किसी पुत्र को गोद लिया है, तो वो पुत्र राजा के गद्दी पर नहीं बैठ सकता। गोद लिया हुआ पुत्र शासन नहीं कर सकता। गोद लिए हुए पुत्र का अधिकार उस राजा की पर्सनल संपत्ति, निजी संपत्ति पर हो सकता है, बट उसके राज्य पर नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य उसकी निजी संपत्ति नहीं है। उस राजा की जो निजी संपत्ति है उसके ऊपर उसके गोद लिए हुए पुत्र का अधिकार हो सकता है, बट उसके राज्य पर नहीं हो सकता। अगर कोई राजा मर जाता है, उसका उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि उसका कोई अपना पुत्र नहीं है, तो यहां पर वो राज्य उसका जो है वो चला जाएगा ब्रिटिश सरकार के अधीन। और इसी को यहां पर कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत भारत में करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत भारत में करी गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 2-3 बातें मैंने आपको बताई है। सबसे पहले रेलवे आपको ध्यान में रखने किसने चलाया, उसके बाद टेलीग्राफ आपको ध्यान में रखने किसने चलाया, और यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी किसने चलाया, लॉर्ड डलहौजी। तो ये तीनों के तीनों कार्य लॉर्ड डलहौजी। चलिए, अब अगला प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर आता है, अंग्रेजों द्वारा किसे द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया। अब देखिए, एक खिताब यहां पर हमारे भारत के एक महान पुरुष को दिया गया, एक खिताब यहां पर दिया जाता है। तो ये खिताब किसको दिया गया, ये खिताब क्या है, द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, अब ये जो टाइटल है ये दिया गया है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक जी को ये टाइटल दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं, इनको ये नाम दिया गया है, इनको ये नाम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोपाउंडर स्वराज के भी थे, स्वराज का बेसिकली इन्होंने नारा दिया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अब इन्हें किस अंग्रेजी अफसर ने यह उपाधि दी थी, द लीडर ऑफ द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। ये पर्सन थे वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल, इन्होंने बेसिकली बाल गंगाधर तिलक को यह उपाधि दी थी कि ये जो तिलक साहब हैं ये हैं यहां पर फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, तिलक ने 1890 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी। कांग्रेस की शुरुआत मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस की शुरुआत यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हम इसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत 1885 में हुई थी। और इन्होंने एक नारा दिया था तिलक साहब ने, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। क्या मतलब है इस बात का, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा। ये इनके शब्द थे, ये इनके शब्द थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में हम ये क्लासेस कर रहे हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप डीप में इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, इन सब जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसके लिए आपको हमारा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। यूट्यूब पे हम आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ाते हैं। अब अगला सवाल क्या है, मौलिक कर्तव्यों को लेकर। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया था। अब देखिए, हमारा जब संविधान बनाया गया, हमारा संविधान जो था, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। बट जब हमारा संविधान लागू किया जाता है, इसके अंदर कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, बट फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। इन मौलिक कर्तव्यों को बाद में ऐड किया गया, बट किस वर्ष में ऐड किया गया, यह सवाल यहां पर पूछा जाता है। तो यहां पर मैं आपको काफी सारी बातें बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहली बार सरकार ने यहां पर एक कमेटी बनाई। पहली बात यह है कि सरकार ने यहां पर एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के कहने पर सरकार ने मौलिक कर्तव्यों को भारत में लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया, आरंभ किया। अब यह कमेटी किसकी कमांड में बनाई गई थी, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो इस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, इस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की एडवाइस पे यानी कि सलाह पे भारत सरकार ने 1976 में यहां पर मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया भारतीय संविधान के अंदर।
अब देखिए संविधान के अंदर जब कुछ ऐड करना होता है या संविधान में से कुछ निकालना होता है तो हम करते हैं संशोधन, अमेंडमेंट जिसे हम कहते हैं। तो ये कौन से नंबर वाला संशोधन था या अमेंडमेंट थी जिसको संविधान के अंदर किया गया? तो ये थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 42 42वां हमारा जो संशोधन था संविधान के अंदर 1976 में। उस वक्त देश में इमरजेंसी थी, आपातकाल था, ठीक है। उस वक्त यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमारा जो उत्तर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए 1976। आज हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आज हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब देखिए जब 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया तो उस वक्त 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए, 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। तो आज हमारे पास 11 है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कहां से आया? तो जो एक मौलिक कर्तव्य है इसको हमने ऐड किया कब? 2002 में। 2002 में 86वां 86th अमेंडमेंट थी, 86वां संशोधन था संविधान के अंदर, जिसके तहत हमने 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको ऐड किया, उसको इसमें जोड़ दिया और आज हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर? तो ये हमारे 11 कर्तव्य हैं, ठीक है। इनको हम क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर? द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में नहीं है? अब देखिए क्या मतलब होता है इस बात का। सबसे पहले अब ये संविधान का क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारे, ये सवाल जो है ये हमारी राजनीति से आया है, पॉलिटी से आया है, नागरिक शास्त्र का सवाल है ये। अब नागरिक शास्त्र आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में, 10वीं कक्षा तक आप सबने पढ़ा होगा। अब नागरिक शास्त्र का ये सवाल क्या कहता है? अब देखिए हमारे जो राज्य होते हैं, हमारी जो स्टेट्स होती है ना, तो हमारी स्टेट्स के अंदर दो तरह का सिस्टम चलता है, ठीक है। भारत के अंदर जो राज्य हैं, भारत के अंदर सबसे पहले तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अब इन 28 राज्यों में क्या प्रभाव चलता है, यानी कि कैसा सिस्टम चलता है? तो राज्यों के अंदर एक तो हमारे पास होती है विधानसभा, एक हमारे पास क्या होती है? विधानसभा होती है, विधानसभा, जिसको हम क्या कहते हैं? विधानसभा को हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। अंग्रेजी में हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं हम इसे, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा हमारे पास होता है विधान परिषद, विधान परिषद। अब ये विधान परिषद क्या होता है? इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। दो तरह की चीजों की मैंने यहां पर बात करी है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। अब भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें सिर्फ विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। तो ऐसे राज्य में हम बात करते हैं कि एक द्विसदनीय जो विधायिका है, यानी कि कहने का भाव क्या है? सिर्फ यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है, यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, और उनको हम क्या कहते हैं? बाइकैमरल स्ट्रक्चर कहते हैं, बाइकैमरल, जो यहां पर सवाल पूछा गया। तो भारत में कितने राज्य हैं जिनके अंदर सिर्फ विधानसभा है और कितने राज्य हैं जिनके अंदर दोनों है? तो भारत के अंदर यूनिकैमरल स्ट्रक्चर की बात करूं तो 22 राज्य हैं, और 6 राज्य सिर्फ ऐसे हैं जिनके अंदर बाइकैमरल स्ट्रक्चर है, यानी कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? इन 6 राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, अगर हम बात यहां पर करना चाहते हैं, ये 6 राज्य हमारे कौन कौन से हैं, तो मैं आपको यहां पर नाम बताता हूं, ठीक है। आपको ये नोट कर लेने हैं क्योंकि इनके बारे में पता होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर सवाल इनको लेकर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से ही एक राज्य निकला था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ही एक राज्य निकला था तेलंगाना। उसके बाद बात करें तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद आगे बात करें तो कर्नाटका, कर्नाटका। उसके बाद आगे बात करें तो बिहार, बिहार। और इसके बाद आखिरी राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
ये हमारे पास 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। विधानसभा के साथ साथ हमारे पास क्या है, विधान परिषद भी है यहां पर, यानी कि यहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल। तो सवाल यह था कि इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। ठीक है, अब इन राज्यों में अगर है तो किसमें नहीं है। बिहार यहां पर है, बिहार में तो है। राजस्थान इसमें नहीं है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान, क्योंकि हमें यह बताना था किसमें नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या आ गया, बी। अब अगला प्रश्न, Who administer the oath of office to the President of India before he enters upon the office? भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के पूर्व कौन शपथ दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। अब देखिए यहां पर सवाल भारत के राष्ट्रपति को लेकर आया है। अब देखिए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, एक बात तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भारत के अंदर राष्ट्रपति हमेशा होगा। राष्ट्रपति भारत देश का मुखिया होता है और मुखिया की कुर्सी कभी खाली नहीं होती। आपने देखा है राजा का सिंहासन कभी खाली हो, चाहे कार्यकारी राजा ही बिठाया हो, बट राजा का सिंहासन कभी खाली नहीं होता। उसी तरह से राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, देश का राजा होता है, राजा का सिंहासन कभी खाली नहीं होता। तो भारत देश में हमेशा राष्ट्रपति रहेंगे। और भारत देश के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। हर 5 साल पूरे होने से पहले चुनाव करवा लिए जाते हैं और फिर से राष्ट्रपति का चयन कर लिया जाता है। तो भारत देश में राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये यहां पर राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनका कार्य है शपथ दिलाना। अब भारत के अभी जो हमारे पास राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो अभी हमारे 15वें राष्ट्रपति कार्य कर रहे हैं। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी भारत में है। ठीक है, क्योंकि एक राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। तो अभी हमारे 15वें राष्ट्रपति हैं। ये एक लेडी है, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू जी भारत देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा सिंह पाटिल। और दूसरी यहां पर कौन है? इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और यह दूसरी महिला राष्ट्रपति तो है ही है, इसके साथ साथ ये भारत की पहली ट्राइबल राष्ट्रपति भी है, क्योंकि ये ट्राइबल से, एक ट्राइब से बिलोंग करती है। कौन सी ट्राइब से ये बिलोंग करती है, ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये बिलोंग करती है संथल ट्राइब से। ये बिलोंग करती है किससे? संथल ट्राइब से। ये संथल ट्राइब से बिलोंग करती है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी छात्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, ये कहां होती है? ये कहां होती है? सॉरी, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां होती है? तो देखिए पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है जब बुद्धा दुनिया से चले गए थे। जब बुद्धा का देहांत हो जाता है तो बुद्धा, गौतम बुद्ध, आपने नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के बेसिकली जो रचना करता है, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है बुद्धा के दुनिया से चले जाने के बाद। ये होती है राजगृह में। ये कहां होती है? राजगृह में होती है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, ये होती है राजगृह में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो किसने बेसिकली इसकी अध्यक्षता करी? तो इसकी बेसिकली जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी महाकश्यप ने, महाकश्यप ने। ठीक है, और उस वक्त राजा कौन थे? उस वक्त राजा थे अजातशत्रु। अजातशत्रु उस टाइम पे राजा थे। चलिए अब अगला सवाल यहां पर आता है, नौरत्न की परिषद किससे संबंधित है? नौरत्न की परिषद किससे संबंधित है? अब देखिए एक तो आपने सुना होगा कि जो मुगल राजा अकबर था उसके दरबार में 9 रत्न थे, उसके दरबार में 9 रत्न थे। बट अकबर के आने से पहले भी किसी के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, अकबर के दरबार में तो आपने सुना होगा बीरबल थे, और बीरबल के साथ साथ अन्य भी और रत्न थे। तो उससे पहले, अकबर के आने से पहले भी अगर किसी राजा के पास कुछ रत्न थे, जी हाँ बिल्कुल, इस राजा का नाम था विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य एक राजा का दूसरा नाम था। और विक्रमादित्य किसका नाम था? विक्रमादित्य नाम था चंद्रगुप्त II का, चंद्रगुप्त II। ठीक है,
चंद्रगुप्त दो जो है ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे, ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। इनका ही दूसरा नाम है विक्रमादित्य, इनका ही दूसरा नाम है विक्रमादित्य। इनके दरबार में 9 रत्न थे, इनके दरबार में इनके पास अपने 9 रत्न थे। ठीक है, तो 9 रत्न यहां पर संबंधित किससे हैं? चंद्रगुप्त से हैं। यहां पर अकबर ऑप्शंस में नहीं दिया गया, इसलिए हम अकबर को चूज नहीं कर सकते। तो चंद्रगुप्त यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या क्या नाम थे इसके दरबार में जो 9 रत्न थे? इनका नाम था अमरसिन्हा, अमरसिम्हा, धनवंतरी, ठीक है, घटाकरपरा, कालिदास, ठीक है, कशपांका, कशपनाका, शांकु, वरामिरा, वरुचि, वेताल भट्टा। ठीक है, ये यहां पर हमारे पास 9 जो इसके रत्न थे, ये इसके रत्न थे। ये ध्यान में रखना है आपको ये बात। चलिए अब अगला सवाल थोड़ा सा आता है हमारे पास, ये भी इतिहास का ही प्रश्न है। अब ये प्रश्न क्या कहता है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रथम बार कब शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? सांकेतिक मुद्रा, अंग्रेजी में कहते हैं इसको टोकन करेंसी। इसका जो इंट्रोडक्शन है पहली बार भारत देश में कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था? यह सवाल यहां पर पूछा जाता है। अब ये टोकन करेंसी है, सांकेतिक मुद्रा क्या है? ये सिक्का आप देख सकते हैं। अब देखिए पहले जब राजे महाराजे होते थे तो भारत देश में सोने के और चांदी के सिक्के चलते थे। ठीक है, जो मुद्रा चलती थी सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। अब यहां पर एक राजा ऐसे आए जब बेसिकली मिडिवल हिस्ट्री का दौर चला था, ठीक है, मध्यकालीन भारत का दौर था। तो उस वक्त एक राजा ऐसे आए जिन्होंने देखा कि अब सोने और चांदी के सिक्कों के अलावा कुछ और तरह के सिक्के इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, लॉन्च करने चाहिए। तो उन्होंने कॉपर के, ठीक है, कॉपर के और अन्य कॉपर, ब्रास, अन्य मेटल्स को उठाते हुए कुछ सिक्के बना दिए और उनकी जो वैल्यू थी, ठीक है, उनकी जो वैल्यू थी वो गोल्ड और यानी कि सोने और चांदी के बराबर रख दी। ठीक है, यानी कि आज एक बात समझते हैं हम, मान लीजिए अगर किसी के पास 10 सोने के सिक्के हैं, 10 सोने के सिक्के हैं, तो ये 10 सोने के सिक्के देकर, 10 सोने के सिक्के देकर आप एक घोड़ा खरीद सकते थे, आप एक घोड़ा जो था वो खरीद सकते थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये सोने के सिक्कों को बदलकर क्या किया? चला दिए कॉपर के सिक्के। अगर आपके पास कॉपर के 10 सिक्के हैं तो उससे भी आप घोड़ा खरीद सकते हो, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो बराबर है। ठीक है, उससे भी आप घोड़ा खरीद सकते हो। अब हुआ क्या? दूर दराज के जो देश थे उनमें क्या हुआ? उनमें लोगों ने कॉपर के, क्योंकि कॉपर तो आसानी से मिल जाता था, उन्होंने कॉपर के नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, अपने आप से सिक्के बनाने शुरू कर दिए और वो सिक्के लाते और उसके बदले में सामान खरीद के ले जाते। सोना चांदी मिलना महंगा था, कॉपर तो आसानी से मिल जाता था, तो उन्होंने मुद्रा अपने आप से, फेक करेंसीज जिसको हम कहते हैं, नकली मुद्रा बननी शुरू हो गई और जिसके चलते हुए सिस्टम जो है वो बिगड़ गया। तो उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, उसके बाद इसको बंद करना पड़ा। तो ये राज्य जो थे, ये जो राजा थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये थे तुगलक वंशज का राज था और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने यहां पर टोकन करेंसी चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत इन्होंने करी थी। क्लियर? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा उत्तर यहां पर हो जाएगा। अब अगला सवाल यह है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के वो राजा थे जिन्होंने पंजाब को बेसिकली यूनाइट किया, पंजाब को एकजुट किया। ठीक है, और इनकी राजधानी क्या थी? यह सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। तो महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी जो राजधानी है उसको बनाया था लाहौर को। ठीक है, देखिए पंजाब में ना पहले मिसलें चलती थी, तो इन्होंने मिसलों को एक साथ किया, जोड़ा, उनको यूनाइट किया और उसके बाद पंजाब के राजा बने ये। ठीक है, मात्र 21 वर्ष की आयु में राजा बन गए थे। ठीक है, जब हम हिमाचल प्रदेश जीके पढ़ते हैं तब भी हम इनकी काफी बात करते हैं, महाराजा रंजीत सिंह की। तो महाराजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। ऑप्शन ए, लाहौर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, लाहौर। ठीक है, लाहौर। हाँ जी, पता लग रहा है आपको? किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न थोड़ा सा हमारे पास है इकोनॉमी से रिलेटेड, यानी कि मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये कहता है कि मौद्रिक नीति इनमें से किसकी नीति है? यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इनमें से कौन यहां पर चलाता है? सरकार पहला ऑप्शन है, दूसरा है साहूकार यानी कि मनी लेंडर्स, तीसरा है भारत का केंद्रीय बैंक, चौथा है वाणिज्य बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक्स। तो देखिए ये होती क्या है मौद्रिक नीति, यानी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है?
ये वो नीति होती है, ये वो पॉलिसी होती है जिसके चलते हुए भारत के अंदर जो महंगाई दर है उसको कंट्रोल किया जाता है, उस पर नियंत्रण किया जाता है। तो ये चलाता है देश का केंद्रीय बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक। और भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है, वो इसको चलाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, हमारे सामने है। इनमें से कौन सी साइट जो है जो जिसमें सबसे इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि इनमें से किस स्थल पर सबसे प्रभावशाली जल विकास व्यवस्था पाई गई है? जल निकास व्यवस्था, सॉरी, जल निकास व्यवस्था यानी कि ड्रेनेज सिस्टम पाया गया है। तो ड्रेनेज सिस्टम सबसे बढ़िया, अगर हम बात करते हैं एशियन हिस्ट्री की, तो सबसे बढ़िया जो पाया गया है वो है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बेहतर जो हमारे पास है वो ड्रेनेज सिस्टम जो है, यानी कि जल निकास व्यवस्था जो है वो पाई गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, वो सही उत्तर हो जाएगा। और इस तरह की जो हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं पे भी नहीं पाई गई है। ठीक है, वो कहीं पे भी नहीं पाई गई है जिस तरह का ड्रेनेज सिस्टम वहां पे हमें मिलता है। अब अगला सवाल जो है, अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित थी, ये कौन सी घटना है? ठीक है, द फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका's reign recorded in his inscription। आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा, सम्राट अशोका। तो सम्राट अशोका की बात यहां पर हम कर रहे हैं, तो कि उनके जिंदगी का, उनके समय का, ठीक है, जब वो शासन कर रहे थे, जब वो राजा थे, तो उनकी जिंदगी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटना ऐसी कौन सी है जो उनको बहुत प्रभावित करती है और उनको बहुत चर्चा में लेके आती है? ठीक है, बुद्धिज्म की तरफ उनका प्रभाव, उनका झुकाव, कलिंगा वॉर, धम्मा की तरफ उनके जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, ठीक है, और उनका राज्याभिषेक, उनका राज्याभिषेक। तो देखिए ये बात हो रही है कलिंगा वॉर की। ठीक है, कलिंग का युद्ध जो था, कलिंग का युद्ध तो जो था, कलिंगा वॉर जो था, ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर बनेगा। ये उस समय की बात हो रही है और ये इनकी जिंदगी का सबसे एक महत्वपूर्ण माना जाता है, विषय माना जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या था कि प्लिनी कौन थे? प्लिनी कौन थे? अगला बस एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया कि प्लिनी कौन थे? प्लिनी, अब देखिए प्लिनी ना एक रोमन लेखक थे। ऑप्शन ए में आंसर बता देता हूं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। ऑप्शन ए यहां पर उत्तर बनेगा। प्लिनी एक रोमन लेखक थे। ठीक है, एक रोमन लेखक थे। इन्होंने बेसिकली एक बहुत ही किताब भी लिखी हुई है। इन्होंने बेसिकली भारत का जो इतिहास है, ठीक है, हिस्ट्री, तो ये इन्होंने लिखी हुई है। मतलब इन्होंने शुरुआती दौर में उस टाइम पे भारत का इतिहास लिखना शुरू किया था। ठीक है, और ये रोमन एम्पायर में बेसिकली आर्मी कमांडर थे, अर्ली रोमन एम्पायर में। और ये उस वक्त जो राजा थे वेस्पेसियन, उनके एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे प्लिनी। प्लिनी, चलिए अब अगला सवाल ये है कि पाला एम्पायर जो है, पाला साम्राज्य जो है, इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, पाला एम्पायर की रचना किसने करी, इसको किसने बनाया? तो ऑप्शन हमारे पास है रुहमा, ध्रुव, धर्मपाल, गोपाल। हाँ जी, पाला एम्पायर की शुरुआत किसने करी थी? तो पाला एम्पायर की शुरुआत जो है वो यहां पर गोपाला के द्वारा की गई थी, गोपाल के द्वारा रचना करी गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, गोपाल ने 750 एडी में इस साम्राज्य की जो है रचना वो करी थी, साम्राज्य की रचना करी थी। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अल बेरूनी, अल बेरूनी भारत कब आया था? अल बेरूनी भारत कब आया था? ठीक है, अल बेरूनी भारत कब आए थे? अल बेरूनी भारत कब आए थे? तो अल बेरूनी भारत आए थे 1017 में, यानी कि 11वीं शताब्दी में, यानी कि 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 1017 ईस्वी में ये भारत आए थे, यानी कि 11वीं शताब्दी में ये भारत आए थे अल बेरूनी। अल बेरूनी, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी इनके मित्र थे जो इनको लेकर आए थे। ऑप्शन सी मेरे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भारत आए थे 1017 में। इन्होंने भारत के इतिहास को लेकर एक किताब लिखी है, तारीख अल हिंद, तारीख अल हिंद, तारीख अल हिंद, इन्होंने ये किताब लिखी हुई है, तारीख अल हिंद। ठीक है, तारीख अल हिंद, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किताब इन्होंने लिखी थी। 1017 में ये भारत आए थे। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की क्लास के कुछ प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर किसी भी छात्र को किसी भी तरह का डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में दिए गए बॉक्स में अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो, किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हो। एंड हम डेली आपके लिए ऐसी क्लासेस लेके आते रहेंगे। क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप क्लासेस को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।
और हमारी जो क्लासेज है अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो अगर आप हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।